नमस्कार, नमस्ते बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। और सबसे पहले बात मौसम के मिजाज की। जमुई में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली, लेकिन तेज आंधी बर्बादी लेकर आई है। तेज आंधी के कारण जमुई शहर के स्टेडियम की छत की शेड उड़कर सड़क पर चली गई। बारिश के साथ आंधी इतनी तेज थी कि स्टेडियम की छत का शेड काफी दूर सड़क के पार पेड़ पर लटका दिखा। वहीं स्टेशन जाने वाली सड़क पर कई जगह पेड़ गिर गए, जिससे आवागमन बाधित हो गया। इसके अलावा बिजली आपूर्ति भी शहर में ठप है। जमुई में पहली बारिश के बाद आंधी से हुए नुकसान का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई में अचानक मौसम में बदलाव देखा गया और यूं कह सकते हैं कि मानसून ने अपनी दस्तक दी है। और मानसून की दस्तक के साथ जो तेज आंधी के साथ जो बारिश हुई है, आप देख सकते हैं काफ़ी देर तक बारिश हुई है और काफ़ी आंधी, तेज आंधी थी। और तस्वीर सामने है जो जमुई शहर से स्टेशन जाने वाली जो रोड है, स्टेडियम के ठीक सामने, वहाँ पर पेड़ गिरा हुआ है। देख सकते हैं कि आवागमन बाधित है और देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी तेज़ आंधी होगी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेड़ के जड़ को देखकर। और एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जो हमारे पीछे जो इस स्टेडियम है, जो जमुई का स्टेडियम है, वहाँ की मैं अगर बात दिखाना चाहूँगा तो देख सकते हैं कि तेज़ आंधी के कारण जो स्टेडियम के ऊपर का जो छत है, जो टीन से ढका हुआ जो छत था, वो देख सकते हैं कि किस तरह से उड़ के जो टीन के पार्ट्स थे वो ज़मीन पर आ चुके हैं। यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी दूर तक सड़क पर आ चुके हैं। देख सकते हैं कि आप जो स्टेडियम के ऊपर जो लगा हुआ छत था, वो जो टीन का छत था, वो टीन किस तरह से तेज़ आंधी में उड़कर यहाँ सड़क पर आ गई है और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। देख सकते हैं हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगह यह सूचना मिल रही है कि जहाँ पेड़ गिरे हैं और कई जगह पेड़ गिरने की सूचना है। तस्वीर यहाँ पर सामने है कि और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो मानसून ने दस्तक दिया जमुई में, और दस्तक के साथ ही अगर कहा जाए कि एक तरह से थोड़ी तबाही भी आई है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अब जिला प्रशासन जो मलबा है, जो यहाँ पर पेड़ गिरे हुए हैं, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं पहली मानसून की पहली बारिश जो तेज आंधी के साथ आई है, बहुत कुछ बर्बाद भी किया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। जमुई में मौसम का मिजाज अचानक बदला। वहीं बारिश के साथ कई जगहों पर ठनका भी गिरा। ठनका गिरने की कुछ तस्वीर भी सामने आई है। खैरा इलाके में एक बांस और ताड़ के पेड़ पर ठनका गिरा, जिससे आग लग गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। तो जमुई की तस्वीर, बांस के पेड़ में कैसे आग लगी है। ठनका गिरने के बाद से भीषण आग लगी है। मौसम का अचानक मिजाज बदला और कई जगहों पर ठनका गिरा, जिसकी एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जमुई जिले के सिकंदरा बाजार में बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान में आग लग गई। कपड़े की दुकान में लगी आग की लपटों ने आसपास की दुकान को भी प्रभावित किया है। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। दुकान में आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और आग पर काबू पाया। नवादा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दुधैली गांव में एक महिला ने अपनी 2 मासूम बच्चियों को जिंदा जलाकर मौत की नींद सुला दी। दोनों बच्चों की उम्र 2 साल और 8 साल है। महिला भी आग में झुलस गई है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इस डीपीओ ने बताया कि महिला से पूछताछ की जाएगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी थी। तुरंत पहुंचे वहाँ पे। बाद में किसी और जी परिवार वाले का फ़ोन आया कि जो महिला है, जब ये हॉस्पिटल में भर्ती है, इन्होंने जानबूझकर अपने बच्चों को जला दिया। ऐसा में सूचना मिला। हम लोग दोबारा थाना प्रभारी के साथ वहाँ पे गए तो पाए कि इनके घर में जो गैस का सिलेंडर है वो डी अटैच है, मतलब चूल्हे से निकाला गया है। चूल्हे से निकाल के वो फुल सिलेंडर को एक कमरे में रखा गया है और कमरे में कूलर का एक पोर्शन जला हुआ पाया गया। तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम जानबूझ के सिलेंडर को निकाला गया है। बताने दीजिए, फिलहाल अभी तक के हिसाब से ये हत्या प्रतीत हो रहा है। क्या महिलाओं के द्वारा या किसी और? नहीं, महिला ने खुद ही अपने बच्चों को जलाया, क्योंकि अपने बच्चों को आप जला नहीं सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। खबर भागलपुर से, जहां जगदीशपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है।
पति पर पत्नी से जिस्म का धंधा कराने का आरोप लगा है। विरोध करने पर पति पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता था। महिला ने बताया कि वो गरीब परिवार से है। महिला का विवाह यूपी के अयोध्या के रहने वाले युवक से हुई। जब वो अयोध्या गई तो पति उससे देह व्यापार करवाना चाहता था। उसके बाद महिला किसी तरह से भागकर भागलपुर आई और सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज कराया। महिला का कहना है कि केस के बाद पति कुछ गुंडों के साथ भागलपुर पहुंचा और देह व्यापार कराने को कहा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। 27 नवंबर 2019 को अयोध्या में आशीष कुमार बापू के साथ मेरी शादी हुई थी, जो कथावाचक है। वो सर वो हमको शादी के बाद वो दो लेडीज़ के कहने पर और अपना खुद हमको मतलब गलत संबंध बनाने के लिए या किसी के पास जाने के लिए उसको आते थे और मारते पीटते थे। और हम जब मना करते थे तो उसमें और मारना पीटना जो होता है बहुत ज़्यादा करते थे हमारे साथ। खबर बक्सर से, जहां प्रशासन ने 12 बुचड़खानों पर कार्रवाई की है। प्रशासन ने कुल 75 गायों का रेस्क्यू किया है। इन सभी गायों को बेदर्दी से बुचड़खाने में बांध कर रखा गया था। एसडीओ ने बताया कि पूरे मामले की 1 हफ्ते से रेकी की जा रही थी। फिर स्पेशल टीम बनाकर छापेमारी की गई। सभी 12 बुचड़खाने मॉडल थाना इलाके के खलासी मोहल्ले में चल रहे थे। वहीं प्रशासन के एक्शन के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल सभी गायों को गौशाला में रखा गया है। शहर के खलासी मोहल्ले इलाके में अवैध कसाई खानों के चलने की सूचना मिल रही थी पिछले कई दिनों से। और पिछले करीब 1 महीने से हमारे पदाधिकारी, नगर थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर और पशु क्रूरता निरीक्षक ये लोग लगातार रेकी कर रहे थे। करीब 12 अवैध बूचड़खाने पकड़े गए और वहाँ से 75 गायों को रेस्क्यू किया गया है। बक्सर के खलासी मोहल्ला में बक्सर पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू करते हुए कुल 75 गायों को जब्त किया है और उसे फिलहाल बक्सर के गौशाला में रखा गया है। एक बंद कमरे में इन्हें बंद कमरा था पूरी तरह से और उन्हें इस तरह से रखा गया था कि सभी गायें बीमार थीं। फिलहाल सभी गायों को यहाँ बक्सर के गौशाला में लाया गया और यहाँ मेडिकल टीम के नेतृत्व में सभी गायों की मेडिकल जाँच हो रही है और फिलहाल इन्हें यहाँ रखा गया है। बक्सर एसडीओ का साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले की जाँच हो रही है और इसमें दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुष्पराज, न्यूज 18 बक्सर। भागलपुर के कहलगांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक व्यक्ति की बेरहमी से पीट कर हत्या मामला सामने आया है। पीड़ित पिता के अनुसार उनका बेटा जब शौच के लिए गया था तभी कुछ लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। औरंगाबाद में एक युवक को गांव की लड़कियों के साथ छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोपी युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। और हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। सरकार से आग्रह हमला हुआ है। गांव का लड़की लोग, औरत लोग लैट्रिन करने जाता है। इन जो खरी गांव का जितना सारे बच्चा लोग है उन लोग हुर हार करता है। अच्छा मतलब हाँ, ओढ़नी तीर देता है। लेकिन हम जब घर से आ रहे थे तो लोग संख्या में 2-3 बार थाना गए। 12 बजे तक थाना वहाँ खड़ा रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह जब हमारे फिर रात में झगड़ा हुआ था और सब मार के हमको तोड़ दिया गया पूरा का पूरा। देख लीजिए। जून को पटना में 2024 की महातैयारी। मोदी के खिलाफ विपक्ष का महाजुटान। एक मंच पर दिखेंगे विपक्ष के 18 दल। साझा उम्मीदवार पर सहमति बनेगी। पीएम पद की उम्मीदवारी पर कांग्रेस बात मानेगी। मोदी के खिलाफ कौन बनेगा पीएम पद का चेहरा। एकजुट विपक्ष मोदी को हरा देगा।
पटना में मोदी के खिलाफ महाजुटान। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही सियासत तेज हो गई है। राजनीति इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि मीटिंग से ठीक पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। बैठक सियासत पर इसलिए भी क्योंकि ज्यादातर पार्टियों के नेताओं की अपनी अपनी मांग है, अपना अपना सुझाव है और इसी पर बीजेपी तंज कस रही है। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे विपक्षी एकता की गांठ भी खुलती जा रही है। विपक्षी एकता की बैठक से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर चर्चा किए जाने और इस पर रणनीति बनाए जाने की मांग की। ऐसे में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष के सभी नेताओं की अपनी अपनी मांग है। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश पर एकजुटता हो ये कह रहे हैं, जबकि शरद पवार कहते हैं बिना चेहरा चुनाव में जाएं। ममता बनर्जी कहती है सीपीएम का साथ छोड़ो, तो तेजस्वी और अखिलेश कहते हैं जहां क्षेत्रीय दल है वहां कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस साथ दे। ऐसे में 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर विरोधी दल के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी कहते हैं ये बैठक वास्तव में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए हो रही है, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन का कहना है कि विपक्षी एकता की हवा पहले ही निकल चुकी है। ये जो क्षेत्रीय दल है ये तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाए उनका राज्य। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं 80 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस हमारी मदद करे। हवा निकल गई है, अजीब तरह से उन लोग के अंदर एक विचलित के भाव है। सब विचलित हो रहे हैं, कौन आएगा नहीं आएगा, सबको डर लग रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी बीमार पड़ गए हैं, कहीं राहुल गांधी नहीं आए तो कहेंगे हम बीमार हैं इसलिए नहीं गए मीटिंग में। तो एक दर्शाता है कि ये एकता कभी नहीं हो सकता है। विरोधियों के सवाल पर जवाब जेडीयू के बिहार अध्यक्ष दे रहे हैं। उमेश कुशवाहा कहते हैं कि 23 जून की बैठक का एजेंडा देश को बीजेपी मुक्त बनाना है। हमारा मिशन है, उस मिशन की कामयाबी के लिए जो भी चुनौतियां उसको फतह कैसे करेंगे इस पर विमर्श होगी, उस पर नेता लोग विमर्श करेंगे। वैसे बीजेपी के खिलाफ 2024 की लड़ाई में जिस तरह से पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी नेताओं की बैठक होने जा रही है, उससे पहले ही विरोधियों पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि सवाल विपक्षी एकता पर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना पहुंचे, जहां उन्होंने 23 जून को होने वाली बैठक को लेकर कहा कि बिहार में जो बैठक हो रही है उससे देश में परिवर्तन आएगा। ये देश की जनता का चुनाव है और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तेजस्वी ने यह भी कहा कि कोई अंतिम बैठक नहीं है। ये एक संकेत है आगे जो है परिवर्तन होकर के रहेगा। परिवर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि जनता के जो मुद्दे भाई पकड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं जाएगा आगे। ये चुनाव किसी एक व्यक्ति विशेष का लिए थोड़ी न हो रहा है, ये देश की जनता का चुनाव है। तो देश के जनता के मुद्दे पे और भी बैठकें हैं, जीता ना भाई सब लोग मिलेंगे, बात करेंगे, क्या नीति होगा। अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा लेकर के आ रहे हैं कि ऑर्डिनेंस को लेकर के जो विपक्ष में रंजन थोड़ा सा पीछे हो ना। जो भी विपक्ष के दलें हैं सब अपनी अपनी बात रखेंगे, अपना अपना जगह रखेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन ने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा है। मांझी की पार्टी के एनडीए में जुड़ने से विरोधियों के खिलाफ मोदी का कुनबा और भी मजबूत हो गया है। रिपोर्ट देखिए। 2024 की लड़ाई से पहले विपक्ष जोर आजमाइश कर रहा है। 23 जून को पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में 18 दलों के नेताओं की बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी को हराने की रणनीति के बीच बीजेपी विपक्ष को लगातार झटके पर झटका दे रही है। बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जीतन राम मांझी और हम अध्यक्ष संतोष सुमन के साथ मुलाकात के बाद मांझी ने ये ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम अब से एनडीए का हिस्सा है।
और इसी के साथ विरोधियों के खिलाफ एनडीए का कुनबा और भी मजबूत हो गया है कि हम आज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एनडीए का एक पार्टनर होने को मान लिया है, तैयार हो गया है और हर तरह से एनडीए के साथ हम लोग देंगे। यही विचार विमर्श हुआ है। 1-2 महीना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मुलाकात करेंगे। दिल्ली में अमित शाह के निवास पर इन नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई। बैठक में नित्यानंद राय भी मौजूद थे। न्यूज 18 से बातचीत में मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी अब सैद्धांतिक रूप से एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। सीटों के तालमेल को लेकर आगे की बैठक में बातचीत होगी। हम लोग ने औपचारिक रूप से यह सहमति जताई सैद्धांतिक रूप से कि हम लोग आज से एनडीए के साथ रहेंगे और आगे की रणनीति फिर हम लोग साथ मिलकर तय करेंगे, क्या होगा, कौन कितने सीटों पर हम लड़ेंगे। महागठबंधन से अलग होने के बाद से ही ये माना जा रहा था कि मांझी की पार्टी फिर से एनडीए का हिस्सा बनेगी। नीतीश सरकार में शामिल रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एकमात्र मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और महागठबंधन से पार्टी अलग हो गई थी। मांझी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में ये उनके लिए घर वापसी मानी जा रही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। इधर मांझी के एक बार फिर एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। जहां बीजेपी ने मांझी का स्वागत किया है, वहीं महागठबंधन ने मांझी पर हमला बोला है। जीतन राम मांझी जी की पार्टी को पिछले चुनाव में 1% से भी कम वोट आया। बहुत बड़ा तोप का गोला है कि इधर चलेगा तो उधर चलेगा, जाने दीजिए जहां उनको जाना है, जहां रहेंगे उसका नुकसान करेंगे और कहीं स्थिर नहीं रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक डिटोरिएशन बोलिए या फिर पतन ऑफ जेडीयू आप बोल सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द जेडीयू का विलय भी आरजेडी में होने वाला है। जीतन राम मांझी जी दोबारा एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसके लिए उनको और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन एक बात जरूर हम लोग पूछना चाहेंगे, क्या माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलवाने के लिए बात हो गई? श्री जीतन राम मांझी जी को एनडीए के गठबंधन में आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, उनको बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्र गौरव बढ़ाने के लिए अगर वो एनडीए गठबंधन में आए हैं तो उनको स्वागत है। आदरणीय मांझी जी बीजेपी की डूबती नैया पर सवार हो रहे हैं। बीजेपी का नाव नहीं बचा पाएंगे डूबने से। मांझी जी का पतवार जनता ने जब्त कर लिया है। और देखिए, इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। जेपी नड्डा से जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई है। संतोष कुमार सुमन भी नड्डा से मिले हैं। हम पार्टी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह से मुलाकात हुई थी और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन की मुलाकात हुई है। तो हम पार्टी अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, जिसके बाद से यह तस्वीर सामने आई है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दोनों की मुलाकात हुई है। खबर भोजपुर से, जहां डीएम के निर्देश पर एसपी के नेतृत्व में अवैध बालू खनन को लेकर बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 9 बड़े पोकलेन जब्त किए गए, जबकि अब तक 7 नाव भी जब्त हुए हैं। यह छापेमारी अभी भी जारी है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगभग 8 से 10 पोकलेन की घेराबंदी की गई और कड़ी मेहनत कर इन्हें पकड़ा गया है। गोपालगंज में उत्पाद टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। उत्पाद टीम ने यूपी से गंडक नदी के रास्ते लाई जा रही शराब की बड़ी खेप नाव समेत जब्त की है। जब्त नाव से करीब 80 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। हालांकि शराब तस्कर रात के अंधेरे में नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि गोपालगंज और बेतिया के बीच गंडक नदी में रात में ही छापेमारी की गई और शराब से भरी नाव को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि शराब तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमीरा गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बताया जाता है कि
वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था और मोबाइल चला रहा था। उसी दौरान 3 की संख्या में बदमाश हथियार के साथ आए और गोली मारकर फरार हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस मामले में मुफस्सिल थाना ने कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना के ज्ञान भवन में G20 की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है।